नाउ इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। वेट अ मिनट। जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि क्या मतलब होता है जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जनरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी जब आपका चेंज कर जाता है तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जंप कर जाता है। वो पर्टिकुलर जो आपका जो भी डिवाइस होगा, अगर उसमें एक टेक्नोलॉजी मान लो ये यूज हो रहा था, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गया सो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड जनरेशन ना। सो यही चीज़ हुआ सेम आपको कंप्यूटर में। सो इनिशियली जो जनरेशन चेंज होता था वो हार्डवेयर पे डिपेंड करता था। अगर हार्डवेयर चेंज हुआ सो वी कैन कंसिडर इट एज जनरेशन चेंज। पर अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को डिस्कस करते हैं कि अगर ये दोनों अगर चेंज हो रहे हैं, मतलब दोनों को कंसिडर करते हैं, अगर ये चेंज हो रहे हैं तब हम बोलते हैं कि ये जनरेशन चेंज हुआ। बिकॉज दिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्चुअली मेक्स व्हाट द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम। सो इसी के बेसिस पे देयर आर एक्चुअली 5 कंप्यूटर जनरेशन। तो इन्हीं के बेसिस पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के और ये दोनों को मिला के जो भी चेंज आया उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए ये 5 तरह के जनरेशन ये बनाए गए हैं टोटल। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट जनरेशन। कब से कब तक? 1946 1946 टू 1959। और ये जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। जो भी प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। तो इस कंप्यूटर का टोटल फोकस था वैक्यूम ट्यूब में। सो इट्स अ वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। मगर ये पूरा जो आपको ये सिस्टम दिख रहा है यही है वो पूरा कंप्यूटर, और यही है वैक्यूम ट्यूब। और ये पूरे एक कमरे के बराबर हुआ करता था। इसका वेट लगभग 1 टन या 2 टन के बराबर होता था इनका। नाउ वह ये जो सिस्टम थे ये अनरिलायबल थे, और ये जो सिस्टम था ये मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था सिर्फ। और ये कॉस्टली भी था क्योंकि बहुत बड़ा भी था और इसको बनाने में भी टाइम लगता था। और ये जो सिस्टम था ये बहुत सारा हीट जनरेट करता था। स्लो था, स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, साइज़ बहुत बड़ा था, इट नीड्स एसी, और ये पोर्टेबल नहीं था। इसको एक जगह से दूसरी जगह उठाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि 2-3 टन का हुआ करता था ये सिस्टम। एंड इट कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसी के बाद जो भी टेक्नोलॉजी बना वो इसके कारण ही बना। So the first generation was from 1946 to 59 and it was vacuum tube technology. Now example क्या है इस जनरेशन के? ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 and IBM 650. These are the example of first generation of computers. Now this is the second generation. Second generation कब से कब था? 1959 to 1965. और ये किस पे बेस था? ट्रांजिस्टर पे बेस था। नाउ क्या इसका मेन फीचर थे? इट यूजेज ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे थे फॉर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, और ये रिलायबल थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये साइज में भी छोटे थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। ये लेस हीट भी जनरेट करते थे किससे? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कम करते थे किससे? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। ये फास्टर भी थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और स्टिल दे आर कॉस्टली। और इनको चलाने के लिए भी एसी का ज़रूरत पड़ रहा था, और ये सपोर्ट कर रहे थे मशीन और असेंबली लैंग्वेज दोनों को, और इवन कुछ हाई लेवल लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट कर रहे थे, मिडिल लेवल लैंग्वेज को। एग्जाम्पल क्या क्या है इस जनरेशन के? IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108. These are the example of computer in this generation. अब एक और चीज़ है, इस जनरेशन में क्या क्या यूज़ होता था? असेंबली लैंग्वेज तो यूज़ हो ही रहा था, और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फॉर्ट्रन, फार्मूला ट्रांसलेशन, एंड कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इस समय यूज़ हो रहे थे। और इस समय कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था दैट इज़ बैच प्रोसेसिंग। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन का, मान लो इंस्ट्रक्शन 1 से इंस्ट्रक्शन 10 तक का एक बैच बना दिया गया, और वो एक साथ ही 100 इंस्ट्रक्शन है मगर 1 से 10 तक का एक बैच हो गया, 11 से 12 का एक बैच हो गया। इसी तरह से आपको बैच बना के इसमें आपको एग्जीक्यूशन कराया जाता था। दैट इज़ नोन एज बैच प्रोसेसिंग। सो इस जनरेशन में ये कॉन्सेप्ट यूज होता था।
नाउ दिस इज़ द थर्ड जनरेशन फ्रॉम 1965 टू 71। और ये जनरेशन किस पे बेस्ड था? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी पे। सो आईसी क्या करता था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक आईसी पे, एक सिंगल आईसी पे आप बहुत सारे ट्रांजिस्टर देखोगे, रजिस्टर देखोगे, कैपेसिटर देखोगे। जो प्रीवियस वाला जो जनरेशन था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर और सिंगल ट्रांजिस्टर पे। मगर ये जो सिंगल आईसी था इस पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर थे, रजिस्टर थे, कैपेसिटर थे। तो इसका जो आपको और भी एसोसिएटेड सर्किटरी था इसमें, इसका पावर उससे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। और ये इस तरह का दिखता था ये इस जनरेशन का कंप्यूटर। ये इसका क्या क्या मेन फीचर है? आईसी वॉज यूज्ड, ये रिलायबल थे फ्रॉम अदर मतलब प्रीवियस टू जनरेशन, स्मॉलर इन साइज, जनरेटेड लेस हीट, फास्टर भी थे, लेजर मेंटेनेंस वॉज रिक्वायर्ड इन दिस केस, कॉस्टली भी, मतलब कॉस्टली तो थे ही, मतलब उतना नहीं थे जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जितना, पर ये कॉस्टली थे। एसी वॉज रिक्वायर्ड, स्टिल एसी वॉज रिक्वायर्ड, मतलब बिना एसी के ये चल नहीं सकते थे ये सारे सिस्टम। कंज्यूम लेजर इलेक्ट्रिसिटी एंड सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो सिस्टम थे ये असेंबली लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते थे और ना कि मशीन लेवल लैंग्वेज को, ये सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इसका एग्जांपल क्या क्या है? IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370/168, TDC 316। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और ये किसको सपोर्ट करते थे? फोर्ट्रान 2 को, 224 को ये सपोर्ट किए ये सारे सिस्टम, कोबोल को, पास्कल को, बेसिक को, बिगनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, एल्गोल को, एल्गोरिथम लैंग्वेज वे आर यूज ड्यूरिंग दिस जनरेशन। इसमें ये सारे ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे ये यूज हो रहे थे इस जनरेशन में। नाउ द फोर्थ जनरेशन फ्रॉम 1971 टू 1980। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। सो इसमें क्या होता था, ये VLSI सर्किट में एक ही साथ आप 5000 ट्रांजिस्टर और अदर सर्किटरी एलिमेंट इस VLSI सर्किट पे होते थे और वो एक सिंगल चिप हुआ करता था। तो इसका पावर उससे भी ज़्यादा था, थर्ड जनरेशन से भी ज़्यादा था। तो इसके मेन फीचर क्या क्या थे? और इस समय कंप्यूटर ऐसा दिखता था। इसमें इस फोर्थ जनरेशन का मेन फीचर क्या था? VLSI टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड। और ये बहुत कंप्यूटर चीप हुआ करते थे, ये पोर्टेबल भी हुआ करते थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम लोग इसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते थे। रिलायबल भी थे, मतलब सिस्टम जल्दी टर्न ऑफ नहीं होता था। यूजेज ऑफ PC, मतलब पर्सनल कंप्यूटर का इसी समय ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। वेरी स्मॉल साइज एज़ कम्पेयर टू थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। पाइपलाइनिंग प्रोसेस, पाइपलाइनिंग का मतलब होता है एक के बाद एक प्रोसेसिंग, मतलब ये गया तब ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड पाइपलाइनिंग। नाउ AC इसमें रिक्वायर्ड नहीं था इस जनरेशन में। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर जनरेशन। और ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क्स, मतलब जब ये कंप्यूटर आया फोर्थ जनरेशन का तो नेटवर्किंग में बहुत काम हुआ। अ कंप्यूटर बिकेम ईजिली अवेलेबल, मतलब ये फोर्थ जनरेशन ही एक तरह का रेवोल्यूशन है कंप्यूटर का जो अभी हम लोग देख रहे हैं। नाउ these are the example of fourth generation computer: DEC 10, Star 1000, PDP-1, Cray-1 supercomputer. This was supercomputer. Cray XMP supercomputer. All the high level language like C, C++ and DBMS was used in this generation. अच्छा, इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? उसका नाम है परम। परम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। Now, the last generation still going on from 1980 onwards. और इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है? ULSI, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, एंड दैट इज़ नोन एज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब VLSI से भी आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से भी ज़्यादा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुआ है। और इसमें क्या हुआ है कि एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसमें 10 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, 10 मिलियंस और 1000 मिलियंस। और ये जो कॉन्सेप्ट है फिफ्थ जनरेशन का वो यूज़ कर रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI सॉफ्टवेयर। ये दो चीज़ है, मतलब जो हार्डवेयर यूज हो रहा है वो पैरेलल प्रोसेसिंग है को सपोर्ट करता है और सॉफ्टवेयर किसको सपोर्ट करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को।
अब दो चीज़ सीखना होगा। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब कि एक कंप्यूटर है और उसमें आपको मान लो 4 कोर है या प्रोसेसर है, तो एक ही समय ये जो प्रोसेसर होगा वो 4 प्रोग्राम को प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा एक ही समय, एक साथ 4 काम को कर सकता है। दैट इज़ नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन इसका एप्लीकेशन है, ये एक तरह का सिस्टम बनाना चाहता है जो ह्यूमन की तरह सोच सके। तो अगर ये दोनों कंबाइंड होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है जो अभी है। So this generation is actually based on parallel processing and artificial intelligence software. All the high level language C, C++, Java, .NET, Python जो भी हैं ये इस जनरेशन को सपोर्ट करते हैं। मेन फीचर क्या है? ULSI टेक्नोलॉजी है मेन फीचर। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी जो भी आप देख रहे हो जो रोबोटिक्स और ये सब सारा चीज़ वो इसी के कारण है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एलेक्सा परफेक्ट एग्जांपल है इसका। पैरेलल प्रोसेसिंग का भी एडवांसमेंट हुआ है इसके कारण। एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी भी बन रहा है। सुपर कंडक्टर जो बनाने में जो भी एडवांसमेंट हुआ है इसी के कारण हुआ है। नाउ मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स, एबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट्स, बहुत सस्ते मिल गए हैं कंप्यूटर और बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स अभी हम लोग बहुत सस्ते मिल रहे हैं क्योंकि इस जनरेशन के कारण। नाउ एग्जाम्पल क्या क्या है इस जनरेशन में? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरेशन। डेस्कटॉप हम लोग जानते हैं, लैपटॉप हम लोग जानते हैं। नोटबुक, अगर आप लैपटॉप का कुछ फंक्शनैलिटी कम कर दो और उसका साइज़ कम कर दो, कुछ पैरामीटर होता है और उसका वेट, दैट इज़ नोन एज नोटबुक। अल्ट्रा बुक भी आपको ऑलमोस्ट नोटबुक जैसा होता है मगर उससे भी थिनर होता है। क्रोम बुक, इसमें नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम आप काम कर सकते हो। क्रोम बुक में क्या होता है, ये आपको क्लाउड बेस्ड ये कंप्यूटर मतलब लैपटॉप की तरह ही होता है मगर क्लाउड बेस्ड होता है इसमें। ये मेन डिफरेंस होता है इन सारे जो भी आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ योर क्लास। थैंक यू।